स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट है हम कर रहे हैं हिंदी का वैश्विक परिदृश्य जेनरिक इलेक्टिव का, उसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है, यूनिट नंबर 2, उसको डिस्कस करेंगे। 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियां, हिंदी में किस तरह से वैश्विक स्तर पर चुनौतियां आ रही हैं, किस तरह से उसको डील किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक वन सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो गिरिमिटियाई देशों में हिंदी के विकास की चर्चा कीजिए। अब जो गिरिमिटिया देश होते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। उन देशों में हिंदी का किस तरह से विकास हुआ है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। तो गिरमिटिया देश बेसिकली ऐसा होता है कि पहले क्या था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम पे भारत से कुछ लोगों को बाहर देशों में भेजा जाता था एक अग्रीमेंट के तहत। तो अग्रीमेंट का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है गिरमिटिया। ठीक है, तो जिन देशों में इन लोगों को भेजा गया था उनको बोला गया था गिरमिटिया देश। अब इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं, जैसे मॉरिशस आ जाता है, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद टोबैगो, ये सारे के सारे जो देश आते हैं ना, ये कहलाते हैं गिरिमिटिया देश। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें किस तरह से हिंदी का वहां पे डेवलपमेंट हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था शायद, मैंने एक बार एग्जाम में देखा तो है, अभी ये नहीं पता ये लास्ट ईयर आया था उससे पिछले साल, लेकिन ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को अग्रीमेंट के अंतर्गत विभिन्न देशों में भेजा गया था। अब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे उस टाइम पे, जो भारतीय गरीब मजदूर थे उनको एक अग्रीमेंट के तहत वहां पे भेजा गया था कि आप जाओ और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आपको हम वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो ये जो मजदूर थे वो गिरिमिटिया मजदूर कहलाए, यानी कि गिरिमिटिया एक अग्रीमेंट का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, तो अग्रीमेंट के तहत जिनको भेजा गया था वो कहलाए गिरिमिटिया मजदूर। जैसे इनको भेजा गया था मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड टोबैगो आदि में, इन देशों में इनको भेजा गया था। और यहाँ पे काम करने की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत बुरा बर्ताव इनके साथ किया गया था। लेकिन फिर साथ साथ में इन्होंने धीरे धीरे वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया, जब इनको पता था वापस हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, वहीं की जो कंडीशंस थी, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ की जितनी भी परिस्थितियां थी उनके अनुसार अपने आप को उन्होंने ढाल लिया था। प्रवासी भारतीयों का एक दल सबसे पहले मॉरिशस गया था। मॉरिशस में सबसे ज्यादा भारतीय हैं गए थे। उसके बाद ट्रिनिडाड दक्षिण अफ्रीका में हजारों भारतीय समुद्री जहाज से वहां पे पहुंचे थे। यह मजदूर जो होते थे वो प्राय उत्तर तथा मध्य भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों से आते थे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में हिंदी भाषी प्रदेशों से आते थे। इसलिए हिंदी की विविध बोलियों जैसे भोजपुरी, अवधी, मैथिली, ब्रज आदि का ये लोग उपयोग करते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को मनोरंजन के नाम पर उनके पास केवल एक ही साधन होता था, चौपाल पर लगने वाली बैठक। अब जहाँ पे ये लोग रहते थे, सभी लोग साथ में रहते थे, तो उनके पास पूरे दिन मेहनत करने के बाद में मनोरंजन के लिए, अपनी थकान मिटाने के लिए सिर्फ एक माध्यम होता था, जो चौपाल होती है, घर के बाहर में जो जगह होती है उसको चौपाल बोलते हैं। वहां पे सभी लोग जब आपस में आ जाते हैं तो बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं चौपाल पर लगने वाली बैठक। अब इन्हीं जो जो बैठकें होती थी उनमें वो रामचरितमानस का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और उनके जो लोकगीत हुआ करते थे अपने स्थानीय भाषा में वो वहां पे गाया करते थे। ठीक है, अब इन्हीं में से जो कुछ मजदूर थे उन्हीं में से कुछ साहित्यकार निकले, कुछ ऐसे लेखक निकले जिन्होंने गिरिमिटिया मजदूरों की दर्दनाक स्थितियों का वर्णन अपने उपन्यास और उन कहानियों में किया है। किस तरह से इनको ऐसी जीवन में ऐसी कंडीशन में रहना पड़ता था जो बहुत बुरी रहती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों की जो वर्णन है वो उन्होंने अपनी साहित्यकारों ने अपने साहित्यों में, अपने उपन्यास में, अपनी कहानियों में इन चीज़ों का वर्णन किया है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी का विकास धीरे धीरे शुरू हो रहा है, और ये आगे चल के इन्होंने अब अपना साहित्य लिखना शुरू किया। इसी तरह से हिंदी का जो विकास है वो इनसे अगली पीढ़ी में जाएगा, उनसे अगली पीढ़ी में जाएगा। तो इस तरह से इन देशों में हिंदी का विकास धीरे धीरे हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं जो मुख्य टॉपिक है हमारा, इसमें हमारी कौन कौन सी मेन चुनौतियां हैं, यानी कि 21वीं सदी में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब बेसिकली 8 टोटल चुनौतियां आपकी बुक में दे रखी हैं। तो जो पहली है वो है विश्व में हिंदी शिक्षण का मानक स्वरूप निर्धारित करना। दूसरी है हिंदी व्याकरण वर्तनी में एक रूपता लाना। साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराना। नवीन तकनीकी के अनुसार हिंदी को समायोजित करना।
प्रवासी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, प्रवासी हिंदी साहित्य का मूल्यांकन, डिजिटल विश्व में हिंदी की लिपि का संरक्षण, जो देवनागरी लिपि है उसको सिक्योर करना, और हिंदी के माध्यम से विश्व को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से परिचित करवाना। तो ये मुख्य हमारे पास कुछ चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे विश्व में हिंदी का जो मानक स्वरूप है, रूल्स रेगुलेशन के साथ में उसको निर्धारित करना है। जो हिंदी के व्याकरण और वर्तनी है उसमें एक रूपता लेके आना, भारतीय जो विदेशी भाषाएं उसमें अनुवाद उपलब्ध करवाना, हिंदी को जो नवीन तकनीकी है उसके अनुसार समायोजित करना, और इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो हिंदी की लिपि है उसको संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी शिक्षण का मानक निर्धारित करना। अब मानक से मतलब होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एक लैंग्वेज के लिए, या फिर हम एक एग्जांपल से बात कर सकते हैं, एक स्कूल के लिए कुछ मानक निर्धारित होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके बेसिस पे आपको स्कूल में जाना होता है। उसी तरह से हम हिंदी का हम उपयोग करते हैं, उसके लिए भी कुछ मानक निर्धारित होने चाहिए कि किस तरह से हमें हिंदी को यूज करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है किस तरह से हम हिंदी का एक रूल तैयार कर सकते हैं। भाषाओं में इतनी विविधता है कि पूरे विश्व के लिए हिंदी का मानक पाठ्यक्रम निर्धारित करना कोई हंसी खेल नहीं है। अब आप खुद देख लो हिंदी भाषा में ही कितनी विविधता है। हर क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहां पे हिंदी में भी परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस तरह से हम कहाँ से एक मानक जो उनका पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित कर सकते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय को विश्व की प्रमुख 20-25 भाषाओं की एक समिति बनानी चाहिए, और विशेषज्ञों के साथ मिलकर हिंदी का एक मानक पाठ्यक्रम तैयार करें। ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा क्यों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कोई हंसी वाला खेल नहीं है। अब इससे डील करना है, इस चुनौती का सामना करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय को जो वर्ल्ड की जो प्रमुख 20 से 25 भाषाएं हैं उनकी एक समिति बनानी चाहिए, और हर समिति में के उन विशेषज्ञों को रखना चाहिए जो हिंदी भाषा की, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उस देश की, उस विदेशी भाषा के जितने भी विशेषज्ञ होते हैं उनको साथ में मिलकर एक हिंदी का जो मानक पाठ्यक्रम होता है उसको तैयार करें। इस पाठ्यक्रम में 50% सामान्य हिंदी हो और 50% उस भाषा और संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस तरह से हम हिंदी का जो हिंदी शिक्षण का जो मानक होता है उसको निर्धारित कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो है हिंदी व्याकरण और वर्तनी में एक रूपता लाना। अब इसको मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हिंदी वर्तनी में जैसे कि कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं महिलाएं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं महिलाएं। तो दोनों ही अलग हैं लेकिन दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। और जो दूसरा है व्याकरण का है, जैसे कि कभी कभी आप संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे तो किसी बुक में कितने भी दे रखे हैं, किसी बुक में 5 दे रखे हैं, किसी बुक में 6 दे रखे हैं, किसी में अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। तो इन चीज़ों में क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके जो मानक है वो निर्धारित नहीं है कि कितने यहाँ पे हमें इन भेदों को रखना है, किस तरह से जो शब्द होते हैं वर्तनी होती है उसको लिखना है। ठीक है, तो हिंदी के सामने सबसे दूसरी बड़ी चुनौती यही है कि व्याकरण और वर्तनी में एक रूपता लाने की। हिंदी व्याकरण और वर्तनी में एक रूपता लाना हिंदी की दूसरी वैश्विक चुनौती है, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक सबसे साइंटिफिक जो लैंग्वेज है, जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा सबसे वैज्ञानिक है। हिंदी वर्तनी और देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए थे। इन्होंने सबसे पहले जितने भी हिंदी के मानकीकरण होते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो काम था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। वर्तनी में अभी भी कुछ विवादास्पद बिंदु स्थित हैं, शेष बच रहे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी की वर्तनी की भांति ही हिंदी के जो व्याकरण है उनके भी मानकीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। अब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखे होते हैं। वो बोलते हैं ना, जिसके जितने जितने में उतनी बातें। तो इसी तरह से जो भी लेखक होता है उसको जिस हिसाब से समझ आता है वो उस चीज को लिख देता है, क्योंकि अभी कुछ फिक्स नहीं है कि हमें कितने रूप मानने चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि जो पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को, स्टूडेंट को, जो शिक्षक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फिर जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हिंदी साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करवाना।
अब भाषाएं पूरे विश्व में इतनी हैं, किस तरह से हम उस चीज को वहां पे कर सकते हैं। जो हिंदी साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध करवाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इस कार्य को अनेक विद्वान वो है अपने अपने स्तर पर करते आ रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे अपने स्तर पर ये करते हैं इसको। हिंदी और संस्कृति की जो श्रेष्ठ रचनाएं होती हैं उनका अनुवाद अनेक भाषाओं में किया जा चुका है। कुछ ऐसी जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं हिंदी की, संस्कृति की, उनको विदेशी भाषाओं में उनका अनुवाद किया जा चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, उसका 20 भाषाओं में, विश्व की 20 भाषाओं में उसका अनुवाद किया जा चुका है। यानी कि अब इससे हम देख सकते हैं कि ये जो गोदान है, हिंदी साहित्य का जितने भी उपन्यास है उनका किस तरह का क्रेज है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है, आवश्यक क्यों, अनिवार्य हो जाता है कि हिंदी साहित्य की जो श्रेष्ठ कृतियां हैं उनका प्रमुख विदेशी भाषाओं में अनुवाद करवाना आवश्यक नहीं, अनिवार्य हो गया है। क्योंकि जो क्रेज है ना हिंदी साहित्य का, हिंदी लैंग्वेज का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए अभी आवश्यक नहीं, अनिवार्य हो गया, जिससे कि जो भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके, उसमें जो भी जितने भी विदेशी लोग हैं उनकी जितनी मांग है उनको संतुष्ट किया जा सके। इसलिए अभी आवश्यक ही नहीं है, सिर्फ इसको अनिवार्य बनाना हो गया, अनिवार्य हो गया कि हमें हिंदी साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जाए। फिर नवीन तकनीक के अनुसार हिंदी का समायोजन करना, यानी कि हिंदी को हमें एक एडजस्ट करना है जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ में। हमें पता है 21वीं सदी जो है तकनीकी सदी है, टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, इसलिए हिंदी को नवीन तकनीक के रूप में समायोजित करना एक प्रमुख चुनौती मानी जाती है। अब ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, इनका जो डेवलपमेंट है, जो विकास हुआ है पश्चिम देशों में हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो अंग्रेजी लैंग्वेज में हुआ, अंग्रेजी भाषा में ही हुआ है। तो इसलिए अब जो तकनीक विकास है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसमें हिंदी और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनकी भूमिका ना बहुत देर से शुरू हुई है। लेकिन अभी जहां से स्टार्ट हुई है वहां पे हिंदी ने इस तरह की जो स्पीड पकड़ी है ना टेक्नोलॉजी में आने के लिए, वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है। हिंदी ने अपने लचीलेपन के कारण बहुत शीघ्र ही तकनीक के विभिन्न रूपों को अपनाने का प्रयास किया है। ठीक है, चाहे हम जो ऐप वगैरह होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें हिंदी का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट हैं, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे जितने भी एमएनसीज वगैरह हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी अपनी सर्विसेज देते हैं, वो हिंदी में लेके आने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी में हिंदी ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रवासी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। अब प्रवासी हिंदी साहित्य वही है जो गिरिमिटिया देश में जितने भी मजदूर हैं उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा है, अपनी परिस्थितियों के बारे में लिखा है, तो वो है प्रवासी हिंदी साहित्य। यानी कि भारत से बाहर हिंदी में जो कुछ भी लिखा गया है वो है प्रवासी हिंदी साहित्य। अब उसका इतिहास बहुत पुराना है, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो लगभग 150 वर्षों में गिरिमिटिया देशों में तथा लगभग 100 वर्षों में अन्य देशों में प्रवासी हिंदी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदी साहित्य वहां पे लिखा गया है। यह जो इतिहास है प्रवासी भारतीयों की मनोदशा का वर्णन करता है, उनकी जो कंडीशन थी उनको दर्शाता है और उनके संघर्ष, आस्था, विश्वास, इन चीजों को भी व्यक्त करता है। यह जो प्रवासी साहित्य है एकत्र करना और उसको इतिहास के रूप में प्रस्तुत करना कोई सरल कार्य नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये। इस कार्य को करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को एक साथ मिलकर योजना बनानी चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, एक वैश्विक समन्वय समिति बनाई जाए और हर देश के लिए एक उप समिति बनाई जाए जिसमें उस देश के हिंदी साहित्यकार और हिंदी से भी जोड़े जाएं। अब देखो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि इसमें जितने भी हिंदी से भी जोड़े जाते हैं उनको उनको साहित्य इतिहास लेखन का उनको कार्य सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले जो भी विश्व हिंदी सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, उसको एक साथ मिलकर एक कमेटी बनानी चाहिए। ठीक है, एक समिति बनानी चाहिए। अब उस समिति के नीचे कई सारी उप समितियां बनाई जानी चाहिए। जो उप समिति होगी वो हर देश की अपनी अलग अलग समिति होगी, जिस भी देश में वो हिंदी साहित्य मिला है हमें। ठीक है, अब जो उप समिति है अलग अलग देश की, उसमें हिंदी साहित्यकार, वहाँ के जितने विशेषज्ञ हिंदी के, उनको जोड़ा जाए। हिंदी प्रेमी, हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, हिंदी सेवी जो लोग होते हैं, उन लोगों को वहाँ पे जोड़ा जाए। अब उन लोगों को वहाँ का इतिहास लिखने के लिए
उनका उनको जिम्मेदारी दी जाए, उनको कार्य सौंपा जाए और उन सभी से फिर रिपोर्ट लेके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई जाए और फिर पूरे रिपोर्ट को जितने भी देश देते हैं उसको कंपाइल करके एक साथ मिला के फिर एक इतिहास लिखा जाए। तो इस तरह से हिंदी जो साहित्य है, प्रवासी हिंदी का साहित्य, उसको इतिहास लेखन इस तरह से किया जा सकता है। अब लास्ट में बात करते हैं डिजिटल विश्व में हिंदी की लिपि का संरक्षण। बेसिकली लिपि क्या होता है? लिपि होता है किसी भाषा को लिखने का एक तरीका। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ है, तो है को हम किस तरह से लिखते हैं, ये होती है लिपि। ठीक है, तो अब आप ये खुद सोचो, अब डिजिटल होता जा रहा है विश्व, हमें कोई कुछ भी लिखना होता है तो हम जस्ट टाइप करते हैं, हम लिखते तो है नहीं। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें टाइप भी नहीं करना होता तो हम वॉइस रिकॉर्डिंग कर देते हैं, वॉइस टाइपिंग कर देते हैं, जिससे हमें टाइप भी नहीं करना पड़ता है, ना ही हमें लिखना पड़ता है और बोलने से ही काम हो जाता है। तो इसमें क्या है, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो विलुप्त होती जा रही है, विलुप्त होने का खतरा उस पर मंडरा रहा है। तो ठीक है, तो आज जो संपूर्ण विश्व है वो डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड। सभी कार्यों को करने के लिए तकनीक का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, चाहे छोटी से छोटी जो चीज होती है उसको करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का अपना यहाँ पे यूज करते हैं। जो डिजिटल मीडिया है वो भी आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और जो डिजिटल माध्यम है उनसे साहित्य और भाषा का प्रचार प्रसार भी होने लगा है। यानी कि लैंग्वेज को किस तरह से फैलाना है, जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसका प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, वो डिजिटल माध्यमों के माध्यम से बखूबी किया जा रहा है। हाथों से हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखने का जो अभ्यास है वो कम होता जा रहा है। अगर हमें अपने आप को देखना हो, हम अपने आप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम कितना लिखते हैं, हम चाहे 1000 मैसेज टाइप करते हैं लेकिन हम डेली के 100 वर्ड भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो देवनागरी लिपि है उसमें उसका लिखने का जो अभ्यास है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो कम होती जा रही है। तो इससे क्या है, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो लुप्त होने का उस पर खतरा मंडराता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अब इसका जो संरक्षण है वो इसी से हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, उसका अभ्यास हमें बना रहे। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो में, और हिंदी का जो पूरा सिलेबस है वो आपका यहाँ पे कवर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।